जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज देखते हैं कृषि के बारे में। कृषि के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। इसका मतलब है अनुबंध कृषि। इसका अर्थ है कि पहले से फसल व उसकी कीमत को तय करके फसल को अपने अनुसार उगवाना क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहलाता है। जैसे कि हमने किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया कि हमें आप ये चीज़ उगा के दीजिए, आपको हम इतना प्रतिशत पैसा देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगला देखते हैं। अगला है जैविक कृषि। तो जैविक कृषि क्या है? देखिए, जैसे ये बंदा जो है जैविक कृषि कर रहा है। देखिए, जैविक कृषि का अर्थ है किसी भी कृषि में, यानी कि किसी भी फसल को उगाने में रासायनिक पदार्थों का उपयोग न करके जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाए, उसे ही कहते हैं जैविक कृषि करना। ओके, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जैविक कृषि। लिखा है कि बिना उर्वरक के जैविक खाद से, बिना उर्वरक के, ध्यान देना इस पे, बिना उर्वरक के जैविक खाद से कृषि करना ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है, यानी कि जैविक कृषि कहलाता है। भारत में पहला जैविक राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ केवल और केवल जैविक कृषि ही होती है? तो उसे सिक्किम, मतलब उसका नाम सिक्किम है। अगला है झूम खेती। तो झूम खेती किस प्रकार से होती है? तो झूम खेती जो है कुछ जनजातियों द्वारा की जाती है। वो जंगल के पेड़ों को काट कर और उन्हें जलाकर जो राख इकट्ठा होती है, वहाँ पर उस राख को उस मिट्टी में मिला के उसकी उर्वरता को बढ़ा के वो जनजातियाँ क्या करती हैं? खेती करती हैं। उसे ही कहते हैं झूम खेती। झूम खेती है ना। देखिए लिखा है झूम कृषि। एक स्थान पर पेड़ों को काटना, आग लगाकर राख को मिट्टी में मिलाकर कृषि करना। जब मिट्टी अनउपजाऊ हो फिर दूसरी जगह फिर से यही करना झूम कृषि कहलाता है। देखिए, स्पष्ट अगर हम बात करें तो जैसे जो जनजातियाँ होती हैं, सारी नहीं कुछ ही, वो पेड़ों को काटती हैं, जो पेड़ सूख जाते हैं, ठीक है, और उनको मतलब वो गिरने के बाद उनको जलाती हैं, और जहाँ पर वो राख इकट्ठा होती है उस राख को मिट्टी में मिला के वहाँ पे कृषि करते हैं। और उसके बाद जब वो भूमि अनउपजाऊ हो जाती है, यानी कि वो किसी भी काम की नहीं रहती है, तब उस भूमि को वहाँ से छोड़ के वो दूसरी जगह चले जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सीढ़ी नुमा कृषि। तो सीढ़ी नुमा कृषि आप देख सकते हो, पहाड़ों पे ही ऐसी कृषि होती है। अच्छा, ये कृषि किस लिए होती है? थोड़ा ध्यान से आप देखें तो यहाँ पे जो है धान वगैरह लगे हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है सीढ़ी नुमा, इसलिए इसे बोला जाता है ताकि ये सीढ़ियाँ इसलिए बनाई जाती हैं, जैसे बरसात अगर हुई तो उसके पानी को रोकने के लिए। अभी क्या है कि यहाँ पे अगर बरसात ऐसे हुई होएगी और ये अगर सीढ़ी नुमा ना बनाई जाए यहाँ पर, तो ये सीधा पानी नीचे उतर जाएगा और यहाँ पे कोई भी फसल पैदा नहीं होगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। सीढ़ी नुमा कृषि, पर्वतीय क्षेत्रों में ढलान तेज होने के कारण पेड़ों की जड़ों में पानी रोकने के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। यानी कि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में, जैसे ये पेड़ की जड़ हो गई, अब यहाँ पे पानी कैसे रोका जाए? अगर ढलान होगी तो सीधा पानी आएगा और निकल जाएगा। जैसे हमने अगर यहाँ पे ढलान बना दी इस प्रकार से, तो पानी यहाँ पे क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा, तो उससे खेती अच्छी होगी। तो इसे कहते हैं सीढ़ी नुमा कृषि। ज़्यादातर ये आपको पता ही होगा कहाँ पे हो सकती है। चाय के बागान जो हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ऐसी जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है, खास करके मेघालय वगैरह में। अब चलिए कुछ कृषि क्रांतियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए हुई, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए हुई, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए हुई, मत्स्य मतलब मछली, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए हुई, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए हुई, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए हुई। अगला है कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन के लिए हुई थी, और लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन के लिए हुई थी। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए हुई थी। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए हुई थी। सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन के लिए हुई थी। और आपका अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के लिए हुई थी। देखते हैं भारत में कृषि। भारत में कृषि जो मानसूनी जो
होती है वो 55% होती है, और जो सिंचाई यानी कि जो सिंचाई के कारण जो आपकी कृषि होती है वो 45% होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो खाद्यान्न फसलें यानी कि जो केवल खाने के लायक हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, ये होती हैं 60 से 65%। और वाणिज्यिक फसलें ये आपकी होती हैं, जैसे चाय हो गई, वाणिज्यिक फसल है, ये 35 से क्या 40% होती है। भारत में 51% भूमि कृषि करने योग्य है, और भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र मतलब हैं। ओके, अगला देखते हैं। भारत में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। नंबर 1 है रबी की फसल, जो कि बोई जाती है आपके अक्टूबर और नवंबर में, काटी जाती है मार्च और अप्रैल में। फिर से रिपीट करते हैं, बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में, और काटी जाती है मार्च और अप्रैल में। यानी कि ये जो फसलें होती हैं ये शीत ऋतु यानी कि ठंडक की समय की फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, और भी हैं। देख लेंगे इनको बाद में अगले वीडियो में। इनके लिए ट्रिक भी जो है बनाए हैं अच्छी सी, वो ही बाद में देख लिया जाएगा। अगला है रबी की फसल। ये बोई कब जाती हैं? जून और जुलाई में। कब? जून और जुलाई में। काटी कब जाती हैं? नवंबर और दिसंबर में। तो ये कौन सी फसलें हुई? मानसून वाली फसलें जून और जुलाई में बोई जाती हैं। जब बोई जाती हैं तभी देखते हैं कि कौन सा मौसम है। मानसून वाली फसलें कहलाती हैं। कौन सी होती हैं? खास करके बाजरा, चावल, जूट, चना, कपास, जूट, कपास, मक्का, उड़द, और गन्ना भी है, मूंगफली भी है, और भी काफ़ी हैं। अगला देखते हैं। जायद की फसलें मार्च में बोई जाती हैं और जून में काट ली जाती हैं, जैसे ककड़ी, तरबूज, खीरा। तो ये थी हमारी कुछ क्रांतियाँ और कुछ फसलें। वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।